हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू द क्लास। लास्ट लेक्चर हम लोगों ने मैग्नेटिज्म स्टार्ट किया था। मैग्नेटिज्म में हम लोगों ने बायट-सावर्त लॉ के बारे में स्टडी किए थे, उसका इंट्रोडक्शन देखा था, ठीक है। और उसमें पाम रूल और वेक्टर के बारे में थोड़ी बहुत बात की थी हमने। और उसके साथ ही साथ हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर एंड सेमी इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर और एक फाइनाइट लेंथ के वायर के वजह से मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम लोगों ने बात की थी, ठीक है। तो चलिए उस पर एक दो क्वेश्चंस देखते हैं और सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है, एक सेमी इनफाइनाइट लेंथ की वायर है जिसमें करंट आई है, ठीक है। यहाँ से इनफाइनाइट तक चला गया है और यहाँ पे इसका ओरिजिन है, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, करंट इसमें आई है और डिस्टेंस ए पे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात कर रहा है, पूछ रहा है, ठीक है। और अपने को पता है मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था फॉर स्ट्रेट वायर, वैल्यू कितनी आई थी, वी नो दैट इज गिवन बाय V इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन में 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ये फॉर्मूला अपना आया था लास्ट लेक्चर हम लोगों ने देखा था बायट-सावर्त लॉ में, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले को हम लोग अप्लाई करेंगे, बट उसके लिए हमको क्या चाहिए, डी की वैल्यू चाहिए, साइन थीटा 1 चाहिए, थीटा 2 चाहिए, बाकी चीज़ें अपने को पता है, ठीक है। तो थीटा 1 के बारे में अगर हम बात करें तो इनफाइनाइट वायर है ना। आइए देखते हैं, सबसे पहले तो हमको डी निकालना चाहिए। डी निकालने के लिए तुमको क्या है कि डी जो होता है वो वायर के परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो वायर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए, स्विच लाइन करिए थोड़ा सा और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए ये, ठीक है। ये जो लेंथ होगा ये डी होगा, ये जो लेंथ है वो डी होगा, ठीक है। अब देखिए ये एंगल 30 है ये 90 है, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, है ना, मतलब 90 माइनस 30 दैट इज इक्वल्स टू 60, और ये कितना होगा 30। हमारी बात समझ में ये 30 है और ये डी है, ये ए है और ये एंगल 30 है, तो ये लेंथ कितना होगा, मतलब हम कह सकते हैं डी इज इक्वल्स टू ए कॉस 30 डिग्री। आई बात समझ में, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी ए कॉस 30 डिग्री। अब अपने को चाहिए थीटा 1, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए, अब यहाँ से देखिए, तो थीटा 1 की वैल्यू कितनी होगी, थीटा 1 इज इक्वल्स टू व्हाट 90 डिग्री, थीटा 1 इज व्हाट 90 डिग्री एंड थीटा 2 कितना होगा, देखिए थीटा 2 यहाँ से हम लोग ऊपर गए थे तो 90 मिला था। अब यहाँ से पूरा घूम के जाएंगे, यहाँ से पूरा घूम के जाएंगे तो कितना हो जाएगा, मतलब हम लोग लिख सकते हैं थीटा 2 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 30 डिग्री। आ रही बात समझ में, थीटा 2 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 30 डिग्री। इस फॉर्मूले में हम लोग पुट करते हैं, आइए देखते हैं वैल्यू कितनी आती है, ठीक है। इसको लिख लीजिए, ए कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, ठीक है। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई डी की वैल्यू है ए √3/2, ठीक है। साइन थीटा 1 साइन 90 वैल्यू 1 माइनस साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। और साइन माइनस 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/, ठीक है। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको सॉल्व करिए, वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई ए √3 इंटू में 1/2, है ना। तो 1/2 को हम लोग यहाँ से 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 4। दिस इज द वैल्यू ऑफ डी, ठीक है। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर कोई डायरेक्शन पूछ ले तो हम लोग यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, पाम रूल लगा सकते हैं। पाम रूल क्या कहता है कि करंट के डायरेक्शन में अपने थंब को रखिए, आपका जो पाम होगा, ये जो पाम होगा वो किसका डायरेक्शन देगा, मैग्नेटिक फील्ड का। तो देखिए करंट का डायरेक्शन भी इसमें थंब रखा और हमारा पाम का डायरेक्शन अंदर की तरफ है, मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो कितना होगा, अंदर की तरफ होगा, ठीक है। देखिए करंट का डायरेक्शन ये रहा, पाम अंदर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर की तरफ। आ रही बात समझ में, दिस इज द मैग्नीट्यूड एंड दिस इज व्हाट डायरेक्शन, गॉट इट। नोट करिए, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इसमें। देखिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट डिस्टेंस a √3/2 मीटर फ्रॉम अ स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ a मीटर कैरिंग अ करंट I एम्पियर
फर्दर इन्फॉर्मेशन क्या कह रहा है, द पॉइंट इज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द वायर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है एक वायर से कितने डिस्टेंस पे, a√3/2 डिस्टेंस पे। वायर का लेंथ जो है वो a मीटर है, ठीक है। और बोल रहा है कि जो पॉइंट है जहाँ पे अपने को मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है वह वायर के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करता है, ठीक है। तो आइए पहले इसका एक रफली डायग्राम बना लेते हैं इस क्वेश्चन का। एक वायर है जिसका लेंथ एक वायर है जिसका लेंथ a मीटर है, ठीक है। इस वायर के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से, मान लीजिए यहाँ ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, दिस लेंथ विल बी a/2 एंड दिस लेंथ विल आल्सो बी a/2, गॉट इट। और यहाँ से कुछ डिस्टेंस √3/2 a√3/2 डिस्टेंस पे एक पॉइंट है जहाँ पे अपने को मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। ये इसका डायग्राम हो गया रफली, ठीक है। तो आइए हम बात कर लेते हैं θ1, दिस एंगल विल बी θ1 एंड दिस एंगल विल बी θ2, ठीक है। θ1 और θ2 इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ये लेंथ सेम है, ये लेंथ सेम है, ये लेंथ सेम है, तो जाहिर सी बात है ये लेंथ भी क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आएगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं थीटा की। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि θ1 विल बी इक्वल्स टू θ2 दैट इज इक्वल्स टू थीटा, ठीक है। तो हम लोग एंगल निकालते हैं, थीटा की वैल्यू कितनी होगी, मान लीजिए दिस इज व्हाट परपेंडिकुलर एंड दिस इज व्हाट बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर a/2 एंड बेस इज व्हाट, बेस इज a√3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन में, वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन में √3, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 30 डिग्री, मतलब θ1 इज इक्वल्स टू θ2 इज इक्वल्स टू थीटा एंड दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, 30 डिग्री, ठीक है। अब सारी इन्फॉर्मेशन है अपने पास, ठीक है। और अपने को फॉर्मूला पता है, b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन में 4πd, ठीक है, साइन θ1 प्लस साइन θ2, ठीक है। तो वैल्यू रखते हैं यहाँ पे यार, वैल्यू रखते हैं म्यू नॉट I 4π, डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू है a√3/2, ठीक है। साइन θ1 की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 प्लस 1/2 दैट इज इक्वल्स टू 1, तो मतलब यही तो वैल्यू है, ठीक है। या फिर आप लोग इसको ऐसे भी ले सकते हैं, इसको कैंसिल आउट ना करके, ठीक है, वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन में 4π की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10⁻⁻7, ठीक है। I इंटू में 2 अपॉन a√3, ये आंसर है इसका। सिंप्लीफाई करेंगे ये वैल्यू है, ठीक है। इसको नोट करिए फिर आगे बढ़ते। देखिए जनरल से क्वेश्चन है, ठीक है। एक स्ट्रेट वायर है जिसका लेंथ a है और उसमें करंट फ्लो हो रहा है I, ठीक है। इस एंड से d डिस्टेंस पे अपने को मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है ना। वो जो पॉइंट है वो इस लाइन के अलॉन्ग, इस लाइन के अलॉन्ग ही लाई कर रहा है ना, मतलब ये पॉइंट B इसी लाइन पे, वायर के लेंथ वाली लाइन पे ही लाई कर रहा है। और यहाँ पे अपने को पूछ रहा है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। ये बहुत बेसिक है, इसके बारे में हमें एक्चुअली पहले बात करनी चाहिए थी, थोड़ा सा लेट हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी होगी। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग जनरल बायोट-सावर्ट लॉ जो हम लोगों ने डिराइव किया था, है ना, जो डिराइव किया मतलब जो लॉ दिया था बायोट-सावर्ट ने, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फॉर्मूला क्या था, वो फॉर्मूला था म्यू नॉट I अपॉन में 4π, यहाँ पे था dl, वेक्टर ऑफ dl क्रॉस वेक्टर r अपॉन में वेक्टर r क्यू, ठीक है, मॉड ऑफ वेक्टर r क्यू, ठीक है। ये फॉर्मूला था। अब देखिए अपने को पता है ये जो dl होता है, वेक्टर dl क्या होता है, वो करंट के लेंथ के डायरेक्शन में होता है, ठीक है। और वेक्टर r क्या है यहाँ से इसका एंगल, मतलब I है ना, I और R के मतलब हम लोग क्या कहते हैं, एंगल बिटवीन I एंड R क्या होगा यहाँ पे। देखिए करंट का डायरेक्शन ये है और वेक्टर R जो है वो यही तो है,
दिस इज वेक्टर आर। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि एंगल बिटवीन आई एंड आर इज इक्वल टू व्हाट, 0। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, डी एल, वेक्टर डी एल क्रॉस वेक्टर आर, हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी एल आर साइन थीटा, है ना, क्रॉस प्रोडक्ट, और साइन थीटा, यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 है, मतलब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, मतलब ये वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब ओवरऑल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई पॉइंट वायर के लेंथ पे लाई करता है, वायर के लेंथ पे अगर कोई भी पॉइंट वायर के लेंथ पे लाई करता है, तो उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0 होगी। करंट का डायरेक्शन चाहे ये हो चाहे ये हो, ठीक है, आपका वायर चाहे फाइनाइट लेंथ का हो चाहे इनफाइनाइट लेंथ का हो, अगर पॉइंट उस लाइन पे लाई करेगा तो उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। ये जनरल कॉन्सेप्ट है, हमेशा याद रखेगा माइंड में अपने। ठीक है, तो इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। एक नोट बना लीजिएगा, है ना, ये नोट करके लिख लीजिएगा, इफ अ पॉइंट लाई ऑन द लाइन ऑफ द करंट देन मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट विल बी ऑलवेज 0। ठीक है, अब चाहे वो करंट का डायरेक्शन इधर हो चाहे उधर हो, चाहे आपका वायर जो है वो फाइनाइट लेंथ का हो चाहे वो वायर आपका इनफाइनाइट लेंथ का हो, अगर ये केसेस आते हैं तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू उस पॉइंट पे क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, लिखा है सेम वायर और साइड ए। देखिए एक वायर है इस तरीके से, है ना, और वो एक लूप बनाता है, ऐसे स्क्वायर लूप है। ठीक है, करंट यहाँ से फ्लो होता है आई और यहाँ से निकलता है। करंट फ्लो का जो डायरेक्शन है वो इस स्क्वायर के सेंटर से पास हो रहा है, मतलब ये जो लाइन है, दिस लाइन इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, और वैसे ही निकलने वाली भी लाइन कहाँ से पास हो रही है, सेंटर से पास हो रही है। पूछ रहा है सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है, क्वेश्चन समझ में आया, है ना। एक वायर है, इस तरीके का लूप बनाया गया है, एक वायर, इस वायर से करंट आई फ्लो कर रहा है और इस वायर का जो लेंथ है वो सेंटर से क्रॉस हो रहा है, और निकलने वाले वायर का भी लेंथ कहाँ से क्रॉस हो रहा है, सेंटर से क्रॉस हो रहा है, और ये पूरा वायर है। पूछ रहा है कि इस पूरे अरेंजमेंट की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो आइए बात करते हैं इसके बारे में। ठीक है, देखिए सेम वायर है, तो अगर इसका रेजिस्टेंस आर है तो इसका भी रेजिस्टेंस आर होगा, इसका भी रेजिस्टेंस आर होगा, और इसका भी रेजिस्टेंस कितना होगा, आर होगा। रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये वायर और ये तीनों वायर, ये देखिए ये तीनों आपस में सीरीज में है, और ये इसके साथ क्या है, पैरेलल में है। मेरी बात समझ में आ रही है, मतलब इसका अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो मैं इस तरीके से बना सकता हूँ। देखिए रफली डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, ये और ये। ठीक है, ये कंडीशन दे रखी है, करंट आई फ्लो कर रहा है और करंट आई भी बाहर निकलेगा, जितना करंट जाएगा उतना ही करंट बाहर निकलेगा। ये आर है, ये आर है, ये आर है और ये आर है। ये सारे आर क्यों हैं, क्योंकि सारा सेम वायर है और सबका लेंथ क्या है, सेम। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ना कि ये तीन आर जो है वो क्या है, सीरीज में, और ये इसके साथ क्या है, पैरेलल में। ठीक है, तो मतलब ये टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3R हो जाएगा, और ये करंट, सॉरी, ये कितना हो जाएगा, ये R हो जाएगा। तो अब ये जो करंट है वो इसी रेजिस्टेंस के रेशियो में डिवाइड होगा। मतलब अगर ये करंट आई है तो इसमें करंट, मान लीजिए अगर इसमें करंट आई गया, है ना, इस वाले सेक्शन में करंट आई गया, तो इस वाले सेक्शन में करंट कितना जाएगा, 3I जाएगा कि नहीं जाएगा। आर या समझेंगी, इसमें रेजिस्टेंस क्या है, 3R, इसमें रेजिस्टेंस कितना है, R है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ठीक है, तो अगर इसमें करंट आई है तो इसमें करंट कितना होगा, 3I होगा। ठीक है, तो उसी रेशियो में हम लोग डिवाइड करते हैं। आइए बात करते हैं, तो इसमें करंट कितना जाएगा, इसमें आपका करंट होगा I/4, और इसमें करंट कितना होगा, 3I/4। टोटल करंट ऐड करके देखिए कितना हो जा रहा है, I हो रहा है कि नहीं, I/4 प्लस 3I/4, वैल्यू कितनी हो जाएगी, I। ठीक है, मतलब अपना कैलकुलेशन क्या है, ठीक है। तो मतलब इसमें करंट कितना गया, इसमें करंट गया है आपका I/4, और इसमें करंट कितना गया, इसमें करंट गया है 3I/4। ठीक है, तो देखते हैं, यहाँ पे देखिए ये डिस्टेंस कितना होगा, ये स्क्वायर है तो ये लेंथ कितना होगा, A/2 होगा। ठीक है, और एंगल सबका क्या होगा, 45 डिग्री। सारे एंगल कितने होंगे, 45, है ना, सारे एंगल कितने होंगे, 45।
अब देखिए ये करंट का डायरेक्शन देखिए, इसमें करंट ये है, इसमें करंट का डायरेक्शन ये है और इसमें करंट का डायरेक्शन ये है। अब पाम रूल लगाइए यहाँ पे, तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, अंदर की तरफ, इसकी वजह से ऊपर वाली की वजह से देखिए है ना, वो भी अंदर है और इसकी वजह से देखिए ये भी कहाँ है, अंदर की तरफ है, ठीक है। और इसके बाद इसकी वजह से बात करें तो देखिए ये बाहर की तरफ से, ये बाहर की तरफ है ना। इसका मतलब कि इस वायर, ये जो नीचे वाला वायर है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर है, बाहर की तरफ है, बाकी इसकी वजह से किधर है, अंदर की तरफ है। इसकी वजह से कितना है, किधर है, अंदर की तरफ है, और इसकी वजह से भी किधर है, अंदर की तरफ है। सिर्फ एक है जिसकी वजह से क्या है, बाहर की तरफ। देखिए ना ये क्लॉकवाइज है अंदर की तरफ, ये एंटी क्लॉकवाइज है बाहर की तरफ, ठीक है। तो एक की वजह से इस एक वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल करके इनटू में 3 कर देंगे तो ये तीनों फेस निकल आएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं डी अंदर वाला जो है दैट विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई की वैल्यू कितनी है, I/4 म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई, डी की वैल्यू कितनी है A/2 साइन θ1, यहाँ पे θ1 θ2 इक्वल है, दैट इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो साइन 45 की वैल्यू कितनी होगी, 1/√2 प्लस 1/√2, ठीक है। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनटू में 3 कर दीजिए, सारा निकल आएगा, ठीक है। वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट I/4 अपॉन में 4 पाई A/2 इंटू में 2√2 ठीक है। किधर है ये, अंदर की तरफ है, ठीक है। अब इसकी वजह से निकालिए, ये बाहर की तरफ से, बाहर की तरफ होगा, तो ये बाहर की तरफ वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट आई, ठीक है, इंटू में 3 कर लीजिएगा यहाँ, इंटू में 3, ठीक है, इनसाइड म्यू नॉट आई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3I/4, तो 3I/4 अपॉन में 4 पाई, डी की वैल्यू है A/2 साइन θ1 प्लस साइन θ2, डायरेक्ट लिख दूँ 2/√2, ये होगा आउटसाइड। अब ये इनसाइड है और ये आउटसाइड, तो नेट कितना होगा, बी नेट, दोनों को ऐड कर दीजिए, मतलब एक पॉजिटिव ले लीजिए, दूसरा क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये 3 उठा करके यहाँ रख दीजिए, ये वाला जो 3 है इसको उठा के यहाँ रख दीजिए, दोनों वैल्यू क्या है, सेम है, ठीक है। मतलब बी नेट की वैल्यू क्या है, 0, ठीक है। इस वायर की वजह से तो 0 होगा ही, क्योंकि ये वायर जो है वो कहाँ से पास हो रहा है, सेंटर से पास हो रहा है। अभी हम लोगों ने बात किया था कि अगर वायर के लेंथ के में ही आपका पॉइंट होगा जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। तो इस वायर की वजह से और इस वायर की वजह से तो 0 होगी ही होगी, इसके साथ ही साथ इस पूरे कंप्लीट लूप की वजह से भी क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, है ना, लूप के क्वेश्चंस। इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगर यहाँ पे ये ना दिया होता और बोलता करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, मतलब सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो वहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मिलती, वो किधर मिलती, अंदर की तरफ मिलती। अगर एंटी क्लॉकवाइज होता तो बाहर की तरफ मिलता, ठीक है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू 0 होने का रीजन ही ये है कि यहाँ पे ये देखिए, ये इधर से आ रहा है और ये एक एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, ये काउंटर कर रहा है सारे को, ठीक है। और इसमें करंट भी क्या है, इन सबका समेशन के बराबर है, देखिए ना, सारी बात समझ में ना। इसका जो करंट है वो 3 टाइम्स, मतलब दोनों का करंट की वैल्यू क्या है, मतलब इसमें पूरा करंट और ये अकेला। बात समझ में आ रही कि नहीं, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इन तीनों वायर्स पे जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो सिंगल इस वायर की मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के बराबर है। इसलिए यहाँ पे बी नेट की वैल्यू कितनी होगी, 0। जितना मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है उतना मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, इसलिए नेट मैग्नेटिक फील्ड इन द लूप इज व्हाट, 0, ठीक है। नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल ट्रायंगुलर लूप ऑफ साइड ए एंड करंट आई। एक ट्रायंगल है ना, उसमें करंट आई, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, करंट आई, और उस उस ट्रायंगल का जो साइड है वो कितना है, ए है, ठीक है। पूछ रहा है सेंट्रॉइड या फिर सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। तो चलिए देखते हैं, साइड ए है तो ये लेंथ कितना होगा और ये एंगल कितना होगा, ये एंगल, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल है माय डियर, तो ये कितना है, 60 है, तो ये कितना होगा, 120 होगा, डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 60, ठीक है। क्लास 10th में पढ़ा होगा आप लोगों ने ज्योमेट्री में, है ना। सेंटर पे एंगल जो होता है वो पेरीफेरी पे एंगल, है ना, एक सर्कल बनाइएगा,
सर्कम सर्कल आपको याद आ जाएगा। सेंटर पे एंगल जो होता है वो इस एंगल का क्या होता है, डबल होता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल कितना होगा, 60 होगा, तो ये टोटल एंगल कितना होगा, 120 होगा। 20 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 60 60। मतलब θ1 इज इक्वल्स टू θ2 इज इक्वल्स टू व्हाट, 60 डिग्री। ठीक है, अब ये लेंथ के बारे में बात करिए, ये कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। ठीक है, ये लेंथ आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो पाइथागोरस आप यूज करोगे, वहां से वैल्यूज की आती है a/में √2 इंटू में √3, ये वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ठीक है, फॉर्मूला लिखिए, एक वायर की वजह से निकालिए, इंटू में 3 कर दीजिएगा, पूरे लूप की वजह से निकल आएगा, क्योंकि सबका देखिए डायरेक्शन किधर है, डायरेक्शन देखिए, इसका भी इनसाइड है, इसकी वजह से देखिए वो भी इनसाइड है, और इसकी वजह से देखिए वो भी इनसाइड है, मतलब सारा का सारा क्या है, इनसाइड द बोर्ड, है ना। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या है, इनसाइड द बोर्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई डी, डी की वैल्यू है a अपॉन में 2√3 साइन θ1 साइन 60 प्लस साइन 60, दैट्स इट। ठीक है, कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई a√3 साइन 60, वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो √3/2 प्लस √3/2 वैल्यू विल बी √3 इंटू में 3। ठीक है, तो दिस इज द वैल्यू। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन क्या होगा, इनसाइड द प्लेन। ठीक है, नोट करिए, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, मुझे ठीक लग रहा है, एक बार आप लोग पॉज से कर लीजिएगा कैलकुलेशन। ठीक है, दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व। नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए माय डियर, क्वेश्चन है शीट ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, है ना। एक शीट है जो कि इनफाइनाइट लेंथ का है, उस इनफाइनाइट लेंथ वाले शीट में करंट, जो टोटल करंट फ्लो है वो कितना है, आई है, ऊपर के डायरेक्शन में। ठीक है, और इसका जो थिकनेस है, जो चौड़ाई है इस शीट की, है चौड़ाई जो है, जो इसका विड्थ है वो कितना है, a है। ठीक है, और इस यहाँ से l डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए ये इनफाइनाइट शीट है, तो हम कह सकते हैं क्या कि ये इनफाइनाइट वायर्स से बना होगा, है ना, इनफाइनाइट वायर्स इस तरीके से, है ना। एक बात समझ में आ रही कि नहीं, ढेर सारे वायर्स, स्ट्रेट वायर्स मिलकर के ये इनफाइनाइट शीट बनाए होंगे, है ना, वायर्स ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, है ना, ढेर सारे मिल करके इस पूरे शीट को बनाए होंगे। तो अगर मैं कहूं कि यहां से x डिस्टेंस पे जा करके dx का छोटा सा स्ट्रिप ले लीजिए, dx का छोटा सा स्ट्रिप लेंगे, तो उस छोटे से स्ट्रिप में जो करंट होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी। देखिए करंट पर यूनिट विड्थ हम कितना बोल सकते हैं, टोटल करंट कितना है, आई है, और ये चौड़ाई कितनी है, a है, तो हम कह सकते हैं कि पर यूनिट करंट कितना है, पर यूनिट व्हाट, विड्थ, करंट पर यूनिट विड्थ इज इक्वल्स टू I/A। तो इस dx में करंट कितना होगा, मतलब di, छोटा सा करंट, di की वैल्यू कितनी होगी, दैट विल बी इक्वल्स टू I/A इंटू में dx, है ना, I/A इंटू में dx। अब हम लोग लिख सकते हैं क्या, इस dx की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हम लोग लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। b, छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड db इज इक्वल्स टू म्यू नॉट, I की वैल्यू कितनी है, ये di की वैल्यू कितनी है, I/A इंटू में dx। ठीक है, म्यू नॉट I अपॉन में 4 पाई d इंटू में x। ठीक है, ये छोटा सा करंट होगा, सॉरी छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड db होगा। ठीक है, डायरेक्शन किधर होगा, अंदर की तरफ होगा, उसमें कोई दोहरा नहीं है ना। करंट ऊपर की तरफ, पाम रूल लगाइए, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आएगा। ठीक है,
ठीक है, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम इसको इंटीग्रेट करते हैं 0 से b तक, और इसको इंटीग्रेट कर दीजिए कहाँ से कहाँ तक, लिमिट कहाँ से कहाँ तक आएगी। देखिए वायर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है, मतलब लिमिट होगी आपकी L से L प्लस ए तक। आ रही बात समझ में ना। टोटल यहाँ तक L है और यहाँ से यहाँ तक क्या है, L प्लस ए। दैट विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन में 4 पाई ए, कांस्टेंट है बाहर निकल गया, इंटीग्रेशन ऑफ dx, या फिर हम लोग अच्छे से लिखें तो हम लिखेंगे अच्छे बच्चों की तरह 1 अपॉन में x इंटू में dx, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, L से L प्लस ए तक। इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, म्यू नॉट I अपॉन में 4 पाई ए, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन ln x होता है, तो ln x लिमिट कहाँ से कहाँ तक, L से L प्लस ए तक, तो म्यू नॉट I अपॉन में 4 पाई ए ln अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो L प्लस ए माइनस L है ना, और ln log a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो अपॉन में a प्लस बी, मतलब L प्लस ए अपॉन में L। दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू शीट ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। ठीक है, आ रही बात समझ में, नोट करिए। माफ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर क्या होता है, इनफाइनाइट वायर होता है म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई डी होता है। मैंने 4 पाई लिखा होगा, जहाँ 4 है वहाँ पे 2 कर दीजिएगा प्लीज। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर म्यू नॉट I अपॉन में 2 पाई डी होता है। सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से कितना होता है, 4 पाई डी होता है। ठीक है, तो इसको नोट करिए। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग रिंग। एक रिंग है जिसमें करंट कितना है, I है। ठीक है, इसमें करंट कितना है, I है। ठीक है, इस रिंग के एक्सिस पे एक पॉइंट P है, वहां पे अपने को मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। यहाँ पे अपने को मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चाहिए। ठीक है, और ये डिस्टेंस जो है वो x है, रेडियस ऑफ द रिंग r है, करंट उसमें फ्लो कर रहा है I। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं, देखते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। तो यहां पे निकालना है, मान लीजिए कोई एलिमेंटल लेंथ अगर हम लेते हैं dl का, dl का एलिमेंटल लेंथ दिया और वहां से ये निकाला। इस dl की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अगर हमने कैलकुलेट कर लिया तो सारी वैल्यू अपने को पता चल जाएगी, अपन सिंपल इंटीग्रेट कर लेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इसकी एनालिसिस करते हैं। दिस इज व्हाट वेक्टर r, या फिर r लिख लीजिए। r की वैल्यू कितनी होगी, पाइथागोरस लगा लीजिए, यहाँ से वैल्यू होगी इसकी r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अपने को पता है मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल्स टू क्या होता है, म्यू नॉट I अपॉन में 4 पाई dl, वेक्टर ऑफ dl क्रॉस वेक्टर r अपॉन में वेक्टर r का होल क्यूब। ठीक है, मॉड लिखिए। ठीक है, ये वैल्यू होती है बायोट-सावर्ट लॉ से। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे एंगल बिटवीन dl एंड r। ठीक है, अगर ये वेक्टर r है और ये वेक्टर dl है, तो dl और r के बीच का एंगल कितना होगा। ठीक है, इसको समझने के लिए देखिए, एक रिंग है ना, एक रिंग है, यहां से ये एंगल है ना, अपने को ये एंगल फाइंड करना है जो साइड से बन रहा है। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, हमको ये एंगल नहीं है, दिस इज नॉट द एंगल बिटवीन dl एंड r। नो, एंगल क्या है, देखिए ये 3D फिगर है, ये जो रिंग है वो बाहर निकला हुआ है। ठीक है, ये देखिए बाहर, और ये एंगल अपने को चाहिए, मतलब ये और ये। मेरी बात समझ में आ रही है, ये देखिए, ये जो लाइन है वो इस मेरे इस पाम को अगर आप एक लाइन मानिए, इसको बाहर की तरफ एक लाइन मानिए, तो ये और ये कितना बना रहा है एंगल, 90 डिग्री। तो एंगल बिटवीन dl एंड r इज व्हाट, 90 डिग्री।
मेरी बात समझ में आ रही है? कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये एंगल है, नो इट्स नॉट दैट एंगल, ये वो थीटा नहीं है। मतलब यहाँ पे इसको हम सॉल्व करके तो लिखेंगे डी एल आर साइन थीटा लिखेंगे ना, तो वहाँ पे जो थीटा होगा वो ये थीटा नहीं है। थीटा देखिए, ये रिंग देखिए, ये जो रिंग है ये रिंग बाहर की तरफ निकला होगा ना, ठीक है। तो ये एंगल देखिए, ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री है। दीज टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, ये लाइन और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, मतलब एंगल बिटवीन डीएल एंड आर इज व्हाट 90 डिग्री, ठीक है। तो छोटा सा हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं यहाँ पे, मान लीजिए ये एंगल थीटा है, तो इसको थीटा मत मानिए, ठीक है। तो ये छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं हम लोग। मैग्नेटिक फील्ड अगर हम लिखेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, वैल्यू विल बी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड डीएल की वजह से, म्यू नॉट आई इंटू में डीएल क्रॉस वेक्टर आर अपॉन में 4 पाई वेक्टर आर का होल क्यूब। बात तो वही है। ठीक है, अब इसमें वैल्यू अगर हम पुट करना चाहें तो आर की वैल्यू उठा करके ये रख दीजिए, ठीक है। या फिर बेटर होगा कि हम लोग लिखें इसको म्यू नॉट आई डी एल आर साइन थीटा अपॉन में 4 पाई आर क्यूब। ये आर से आर स्क्वायर हो जाएगा, साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री है, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ से वैल्यू कितनी निकल के आएगी, म्यू नॉट आई डी एल अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इंटू में साइन थीटा अभी भी आएगा। एक तो क्रॉस प्रोडक्ट का होगा, दूसरा यहाँ पे होगा, देखिए अगर ये थीटा है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा, छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड जिसकी वजह से आएगा वो इधर जाएगा डी बी, ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। ये थीटा है, ये कितना होगा 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है। तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे, इस डी बी का दो कंपोनेंट आएगा, एक ऊपर की तरफ जाएगा एक इधर जाएगा, ठीक है। ऊपर की तरफ जो जाएगा, एक ऊपर की तरफ जाएगा और एक देखिए जैसे इधर गया है वैसे ही क्या होगा इधर भी आएगा, तो इसका एक कंपोनेंट नीचे की तरफ आएगा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, मतलब हमको कंपोनेंट किसका मिलेगा साइन थीटा का मिलेगा, ठीक है ना। ये कॉस थीटा होगा और ये क्या होगा 90 माइनस थीटा साइन थीटा आता है, ठीक है। तो ये साइन थीटा होगा, मतलब डी बी साइन थीटा, डी बी साइन थीटा, इसलिए मैंने यहाँ पे साइन थीटा लिखा, ठीक है। अब आइए इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो डी बी will be equals to mu nod I dl 4 pi r स्क्वायर, तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, इंटू में साइन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, तो आर अपॉन में हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो टोटल निकालने के लिए हम इसको क्या करें, हम इसको चाहें तो फिर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करिए और थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो वैल्यू कितनी आएगी म्यू नॉट आई अपॉन इंटू में 4 पाई, इसको और सिंप्लीफाई करिए तो हो जाएगा वैल्यू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है, इंटू में आर डी एल, ये वैल्यू होगी, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू है डी बी की। तो टोटल फाइंड करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं 0 से b तक, और इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, देखिए ये सारी वैल्यूज कांस्टेंट है, हाँ x भी अपना कांस्टेंट है, सारी वैल्यू कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेट कर लीजिए कहाँ से कहाँ तक 0 से 2 पाई आर तक, टोटल लेंथ कितना होगा 2 पाई आर होगा, है ना, 2 पाई आर तक इंटीग्रेट कर लीजिए, तो v विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट
आई आर 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लेंगे 2 पाई आर। ठीक है, ठीक है, ये वैल्यू आएगी। देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 हो जाएगा। वैल्यू कितनी आएगी, बी विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, आर इंटू में आर स्क्वायर अपॉन में 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये वैल्यू होगी मैग्नेटिक फील्ड की ऑन द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग रिंग, है ना। ये वैल्यू होगी, इंपॉर्टेंट है। देखिए मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में भी इसी टाइप का वैल्यू आया था रिंग की वजह से। ठीक है, तो आप चाहो तो रिलेट कर सकते हो, फॉर्मूले लगभग सेम टाइप के आते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड हो, है ना। दोनों में फॉर्मूले लगभग सेम टाइप के आते हैं, चाहे वो साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 हो। ठीक है, जैसे कि उसमें कितना है तो 2 के लैम्डा बाई डी इंटू में साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। उसी तरीके से यहाँ पे कितना होता है म्यू नॉट आई अपन में 4 पाई डी इंटू में साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। उस तरीके से आप रिलेट कर सकते हो, सारे के सारे फॉर्मूले लगभग एक जैसे ही आते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड हो। ठीक है, तो दिस इज द डेरिवेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग रिंग। ठीक है, नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग रिंग। मान लीजिए कोई रिंग है ना, उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पूछ रहा है और उसमें करंट फ्लो हो रहा है आई, इस तरीके से। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने जो डेरिवेशन किया था, जो डेराइव किया था फॉर्मूला ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग, उसका फॉर्मूला वहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है। मतलब अगर ध्यान से देखिए, सिचुएशन ये थी, है ना, ये लेंथ आपका एक्स था। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पे हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड अभी कैलकुलेट किया है। अगर मैं बोलूँ कि पॉइंट पी को स्लाइटली, है ना, स्लाइड करिए इधर 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 इधर, इसको मूव कराइए, मूव कराते कराते कहाँ ले आइए, यहाँ पे सेंटर। तो ये एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? अगर हमको सेंटर तक जाना है तो यहाँ से हम लोग पीछे की तरफ मूव करेंगे और यहाँ पहुंचेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मतलब अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग रिंग चाहिए तो वहाँ पे एक्स की वैल्यू को कितनी कर देनी चाहिए, 0 कर देनी चाहिए और वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर विल बी इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर, एक्स की वैल्यू को 0 कर देना है तो पावर 3/2। मतलब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दिस विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू में आर क्यूब, ये कैंसिल हो जाएगा। वैल्यू आएगी मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सेंटर ऑफ द रिंग विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2r, दैट्स इट। ठीक है माय डियर, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू म्यू नॉट आई अपॉन में 2r। ठीक है, अब अगर इस तरीके से लोग बोले कि ढेर सारे रिंग्स हैं, है ना, मतलब एक रिंग की जगह पे कितनी है, ढेर सारे रिंग्स हैं, एन रिंग्स, है ना, एन रिंग्स। अगर अपने पास एन रिंग्स हैं तो क्या होगा, अगर अपने पास एन रिंग्स हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, हर एक रिंग की वैल्यू कितनी है, इतनी है। तो एन रिंग्स के लिए कितनी हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन रिंग्स विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2r, दैट्स इट। इंटू में एन कर दीजिएगा, आप मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन रिंग्स मिल जाएंगी। ठीक है, सब में करंट का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, सबकी रेडियस सेम होनी चाहिए। अगर हम कह सकते हैं कि एन आइडेंटिकल रिंग्स आर देयर देन द मैग्नेटिक फील्ड विल बी दिस। गॉट इट, नोट इट डाउन। आइए मैग्नेटिक फील्ड के कर्व के बारे में बात कर लें। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कर्व था, अगर आपको ध्यान होगा, रिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने कर्व देखा था वो कुछ ऐसा था, याद है, r/√2 पे वैल्यू मैक्सिमम होती थी। वहां पे एक साइड में, है ना, रिंग के राइट साइड में देखते थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या थी, पॉजिटिव थी। ठीक है, लेफ्ट साइड में देखते थे तो क्या होती थी, नेगेटिव होती थी।
ठीक है, मतलब सेंस क्या था, अपोजिट था, मतलब साफ था ना। देखिए उस केस में क्या था, अगर ये रिंग था तो इधर का मैग्नेटिक फील्ड, इधर का इलेक्ट्रिक फील्ड किधर था, इस साइड था, और इधर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, इस साइड था। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं, अवे फ्रॉम द चार्ज। तो इधर इस साइड था, इधर इस साइड था, मतलब डायरेक्शन देखिए चेंज हो जा रहा है। अब हम बात करते हैं इसमें, देखिए मैग्नेटिक फील्ड के बारे में अगर हम बात करें, मान लीजिए अपना करंट जो है, देखिए करंट को मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए करंट के डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को कर्ल करिए, है ना। जैसे मान लीजिए ये सर्किल है, सर्कुलर रिंग है, इसमें करंट इस टाइप से है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट जा रहा है। तो आपको क्या करना है, करंट के डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को कर्ल कर लिए इस तरीके से। देखिए राइट हैंड के फिंगर को इस तरीके से कर्ल करिए करंट के डायरेक्शन में। आपको एंटी क्लॉकवाइज है तो अपने फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराइए। मेरी बात समझ में आ रही है, अपने फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराइए, तो जो थंब का डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन किसका होगा, मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। फिंगर्स को कर्ल कराइए, थंब का जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पे देखिए ये इनसाइड है और ये आउटसाइड है, मतलब नीचे वाला इनसाइड है, ऊपर वाला आउटसाइड है। तो अगर हम देखें तो करंट को मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, करंट के डायरेक्शन में अगर अपने फिंगर्स को हम लोग फोल्ड करें, कर्ल करें, तो अंगूठे का डायरेक्शन क्या है, मेरा राइट साइड है। अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो इस तरीके से देखिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, राइट साइड है। और अगर मैं पीछे से देखता हूँ, अगर मैं पीछे से देखता हूँ तो अभी भी करंट का रोटेशन क्या है, देखिए अब मेरे लिए क्लॉकवाइज है, मैं यहाँ इधर से देख रहा हूँ तो मेरे लिए ये क्या है, क्लॉकवाइज है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अभी क्या है, राइट साइड है। मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है ना, सेंस के साथ, मतलब राइट साइड और लेफ्ट साइड के साथ चेंज नहीं होता जैसा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में हो जाता था। यहाँ पे क्या है, दोनों साइड सेम है, इसलिए यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का जो स्लोप कर्व बनता है वो कुछ इस टाइप का। दिस इज द कर्व फॉर द मैग्नेटिक फील्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द रिंग ऑन द एक्सिस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। नोट करिए, देखिए वहां पे करंट की वैल्यू 0 हो जाती थी सेंटर पे, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड यार, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एक्सिस पे, सेंटर पे क्या हो जाता था, 0। रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाती थी, 0 हो जाती थी, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं होता। हम लोगों ने देखा है वैल्यू कितनी आती है, म्यू नॉट आई अपॉन में 2r, ठीक है। तो दिस इज द कर्व, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक, इसको नोट करिए, फिर आगे हम लोग बात करेंगे इस पे। जो भी हम लोगों ने रिंग पढ़ा है उस पर 2-4 क्वेश्चन हम लोग अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे, ठीक है। टिल देन आप लोग नोट्स बनाइए और अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। हैव अ गुड डे, थैंक यू।